हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 9 का जो पाठ 2 चल रहा था वो आपका समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो अगला चैप्टर है अध्याय 3, इसका नाम है परमाणु तथा अणु। ठीक है, इस चैप्टर में परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इनसे संबंधित हम सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में जो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है, डायरेक्टली परमाणु और अणु से नहीं स्टार्टिंग है। इसमें पहले थोड़ा सा कुछ पीछे के टॉपिक इस चैप्टर में जोड़े गए हैं, जैसे कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, स्थिर अनुपात का नियम हो गया। हालांकि ये जितने भी चीज़ें ये आपके दूसरे चैप्टर की ही हैं, लेकिन नई पुस्तकों में इसको इसी चैप्टर में रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर के विषय में समझ लेते हैं कि चैप्टर में हमको क्या बताने का प्रयास कर रहा है या क्या बताना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणु की। देखिए, परमाणु क्या है, अणु क्या है, इनकी जो परिभाषाएं हैं, आप ये जानते हैं कि परमाणु जो होता है, इन्हीं से मिल करके हमारी सारी वस्तुएं, सारी पदार्थों का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, परमाणु क्या है, सबसे पहले हम इन पर डिस्कस करते हैं कि परमाणु क्या है। चलिए देखिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं परमाणु किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम परिभाषा परमाणु की पढ़ने जा रहे हैं या परमाणु के संदर्भ में कुछ भी पढ़ेंगे, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, डाल्टन साहब ने परमाणु के संदर्भ में अपनी कुछ बातें रखी थी हमारे सामने, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अभी इस टॉपिक में इसको हम और विशेष तरीके से पढ़ेंगे कि डाल्टन ने क्या बताया था अपने उस सिद्धांत में। हालांकि हम यहाँ से खाली परमाणु से परिचित होंगे। तो परमाणु क्या होता है, डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु एक सबसे सूक्ष्म, एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु की परिभाषा क्या हुई? परमाणु इस ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे हम और अधिक छोटे भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो परमाणु होते हैं ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ठीक है, डाल्टन ने यह बताया। अणु क्या होते हैं? अणु की जो परिभाषा होती है किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग नहीं, जो इसकी परिभाषा है वही पढ़ते हैं। देखिए, अणु जो होता है, दो या दो से अधिक परमाणु यदि किसी सहसंयोजक बंध के द्वारा या किसी आकर्षण बल के द्वारा यदि कसकर बंधे हो, तो उससे हम दो या दो से अधिक परमाणु अगर हैं, अगर वो कि एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा, देखिए सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कोई बॉन्ड बनाता है कोई एलिमेंट, और तब उस बॉन्ड के जरिए जब उसे जुड़े होते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो अगर कोई दो या दो से अधिक परमाणु है, अगर ये दोनों परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, अन्यथा किसी आकर्षण बल, बहुत प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो फिलहाल चैप्टर हो गया हमारा कि चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु, उनकी परिभाषा है। अब हम चैप्टर में टॉपिक वाइज बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस पहले टॉपिक का नाम है द्रव्यमान संरक्षण। का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हम इसी को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है। बात समझ में?
द्रव्यमान क्या चीज़ है, किसे कहते हैं द्रव्यमान, पहले हम ये जान लेते हैं। चलिए तो चर्चा करते हैं सबसे पहले हम द्रव्यमान के विषय में। देखिए, किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के कुल भार के परिमाण को, किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के कुल भार के परिमाण को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब आपको यहाँ एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, परिमाण। तो ये परिमाण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। परिमाण माने मात्रा, क्या, मात्रा। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने 2 किलोग्राम चीनी खरीदा, क्या खरीदा, 2 किलोग्राम चीनी। तो चीनी की मात्रा कितनी है, 2 किलोग्राम है। यही 2 किलोग्राम हमारी चीनी का परिमाण कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि चीनी का परिमाण कितना है, 2 किलोग्राम। और किसी वस्तु के परिमाण, कुल परिमाण को व्यक्त करना ही द्रव्यमान कहलाता है। तो यानी दूसरे शब्दों में यही हम कह सकते हैं कि चीनी का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे चीनी का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। और ये 2 किलोग्राम क्या है, चीनी का परिमाण है। और किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के परिमाण को ही व्यक्त करना उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसके भार का कुल परिमाण व्यक्त करना क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान क्या चीज़ है, समझ में आया? किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के कुल भार का जो परिमाण होता है, कुल भार के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आई? कुल भार के परिमाण को द्रव्यमान कहा जाता है। अब चलिए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये जो नियम है, इस नियम को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, जो द्रव्यमान होता है इसे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे ना तो हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खुद नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में आएगा कि जैसे ये डस्टर हो गया, तो डस्टर का कुल भार डस्टर का द्रव्यमान कहलाएगा। आप सोचेंगे कि हम इस डस्टर को जला दें तो ये नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। नष्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसे जला दें, तोड़ दें, फोड़ दें। नष्ट होने का ये मतलब नहीं है। नष्ट होने का ये मतलब है कि आप इनके परमाणुओं का ही विनाश कर दो, जो कि असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो पदार्थों का नष्ट होने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप इसे जला रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि जलाने पर ये जो पदार्थ है ये नष्ट हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान है ये नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप जब जलाएंगे इसे, तो जलाएंगे तो ये 2 रूपों में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला, धुएं के रूप में, जब जलाओगे तो धुआं निकलेगा, इससे कुछ कालिख निकलेगा उसके रूप में। दूसरा, राख के रूप में। और तीसरा, ये जब जलेगा तो आपको साथ ही साथ ऊष्मा देगा। क्या देगा? ऊष्मा देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पदार्थ जो होता है या पदार्थों के जो द्रव्यमान होते हैं, इन्हें ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में? इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद इसमें हमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, इस दूसरे टॉपिक का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, स्थिर अनुपात में आपको ये देखना है कि जैसे कोई भी यौगिक बन रहा है, ठीक है, कोई भी अगर यौगिक बन रहा है तो यौगिक होते क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उससे यौगिक बनते हैं। बात समझ में? ठीक। तो अगर कोई यौगिक बन रहा है तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बने होते हैं उन तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। मतलब वो एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, कि जितने भी यौगिक होते हैं, सभी यौगिकों का निर्माण जिन तत्वों से होता है, उन तत्वों का आपस में एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात का संबंध होता है। बात समझ में? जैसे एज एग्जाम्पल मान लीजिए
NH3 आपका अमोनिया है। ठीक, अब इस अमोनिया में ये हो गया N फॉर नाइट्रोजन। ठीक, S फॉर हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन है इसका एक कण, जो हमारा हाइड्रोजन है इसका 3 अणु, जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तभी जा करके हमारा जो है अमोनिया बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग N2 कर दें, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं को कर दें और जो हमारा हाइड्रोजन है इसके 3 परमाणुओं को कर दें, अब ये जो है ये आपका अमोनिया नहीं बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या होता है कि तत्वों को जब हम तत्वों से मिलकर के जब हमें यौगिक बनाना होता है तो यौगिकों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, इस रेशियो को निश्चित रखना पड़ता है। बात समझ में आई? अगर इनका अनुपात, इनका रेशियो निश्चित नहीं है तो हमारे जो यौगिक होते हैं ये यौगिक नहीं, तब वो मिश्रण हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो जितने भी यौगिक होते हैं, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, इन तत्वों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, ये रेशियो स्थिर होता है। बात समझ में आई? ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, अभी जैसा कि मैंने बताया भी था कि अभी हम आगे चल करके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है उसके विषय में चर्चा भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता क्या है। देखें, डाल्टन ने परमाणु के विषय में कुछ बातें कही। ठीक है, डाल्टन साहब ने परमाणु के रेफरेंस में, परमाणु के संदर्भ में कुछ बातें कही। जैसे इन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है ये अति सूक्ष्म, अविभाज्य, अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ठीक, डाल्टन ने पहली बात क्या कही कि परमाणु क्या है? एक अति सूक्ष्म, सबसे ज्यादा छोटा और अविभाज्य, जो और अधिक स्प्लिट ना हो सके और अधिक बंट ना सके वाला एक कण है। बात समझ में आई? ठीक है, डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु एक सबसे ज्यादा छोटा और इतना ज्यादा छोटा कि उसे हम और छोटा नहीं कर सकते, इस प्रकार का एक कण है। बात समझ में आई? ठीक, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एक तत्व के अनेक परमाणु का गुणधर्म, एक तत्व के अनेक परमाणु का गुणधर्म एक जैसा होता है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि किसी एक तत्व के, तत्व क्या होते हैं? जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, मतलब जिनका संगुणन अस्थाई और निश्चित होते हैं, वो तत्व होते हैं आपके। बात समझ में? ठीक, तो ये सारे आपके तत्व हैं। ठीक, तो तत्व, जैसे एक तत्व है, अगर एक तत्व के कई सारे परमाणु हो, एज एग्जाम्पल जैसे एक पिता है और इस पिता के 3 बेटे हैं। ठीक, तो पिता को आप यहाँ तत्व मानिए और जो ये बेटे हैं, बेटों को परमाणु मानिए। तो उन्होंने ये बताया, डाल्टन ने, कि किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणुओं का गुणधर्म, सभी परमाणुओं की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। बात समझ में आई? मतलब जो परमाणु क्रमांक इस वाले परमाणु का होगा वही परमाणु क्रमांक इसका भी होगा, वही परमाणु क्रमांक इसका भी होगा। जो परमाणु भार इसका है वही परमाणु भार इसका भी, वही परमाणु भार इसका भी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि तत्व अगर पिता है और इस पिता के जितने भी बेटे या बेटियां हैं, सभी बेटों का द्रव्यमान एक जैसा होगा, सभी बेटों का लंबाई एक जैसा होगा, सभी इन बच्चों का जो
रूप है वो एक जैसा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी परमाणुओं का गुणधर्म की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक, ये डाल्टन ने बताया। एंड तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि अनेक तत्वों के परमाणु अलग अलग परमाणु के गुण एक जैसे हो सकते हैं। ठीक, अगली बात इन्होंने क्या कही कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणुओं के गुणधर्म एक जैसे हो सकते हैं। अब कहने का ये मतलब है कि मान लो किसी गांव में कई सारे पिता हैं, एक पिता ये हो गए, दूसरे पिता ये हो गए, तीसरे पिता ये हो गए, चौथे पिता ये हो गए, 4 पिता हो गए। इनके 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे, इनके 3 बच्चे, इनके भी 3 बच्चे। तो जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ परमाणु हैं। तो इस बार कई सारे पिताजी लोग हो गए और इन कई सारे पिताजी लोगों को कई सारे बच्चे हैं। तो डाल्टन ने ये बताया कि जो परमाणु अलग अलग तत्वों के होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का गुणधर्म एकदम अलग अलग होगा। डाल्टन ने ये बताया कि अलग अलग तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं इनके परमाणुओं का गुणधर्म एक जैसा भी हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक। एंड अगली बात इन्होंने कही चौथी बात इन्होंने बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का विघटन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया तत्वों के द्वारा निश्चित अनुपात में बने कंपाउंड से होती है, यौगिक से होती है या खुद तत्वों से होती है। तो तत्वों के जो परमाणु होते हैं ये परमाणु आपस में अभिक्रियाएं करते हैं। तो इनकी अभिक्रिया में हमारे जो परमाणु होते हैं ये परमाणु कभी भी टूटते नहीं हैं। बात समझ में आई? कभी भी टूट नहीं जाते, क्योंकि डाल्टन ने पहले ही बताया ना कि जो परमाणु होते हैं ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। बात समझ में आई? ठीक। तो ये था डाल्टन का परमाणु मॉडल। हाँ, और डाल्टन ने लास्ट बात ये कही थी, 5वीं बात ये कही कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे। इन टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम फिर से उसे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।